नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से मुझे बता दीजिए कि किसी प्रकार की कोई परेशानी तो आपको नहीं है। मैं क्लास में देख पा रहा हूं आज मुझे काफी सारे नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। इसके पीछे का कारण तो स्पष्ट है कि आप सभी पढ़ने के लिए इतने व्याकुल होते हैं। क्लास में मैं देख पा रहा हूं कुंदू उर्फ कुंदन क्लास के अंदर है, अवंतिका मिश्रा, सुजीत है, बजीता है, बनीता है, तान्या, मधु, अक्षिता, निभा, संध्या, ठीक है, करुणा, अजीत, गौतम, अर्जुन, सुष्मिता और अलख, अलाइस, ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्लास में आ चुके हैं। ठीक है, और रंजीत भी आ चुके हैं। रंजीत, तुम पुराने पिक्चरों में विलन का रोल करते थे ना, पता है मुझे तुम्हारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी जो चीजें हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। और यहां पर हम पहुंच चुके हैं, अपने अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। अपने अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। ये जो कहानी है वो आ चुकी है यहां तक कि भारत के अंतर्गत कैबिनेट मिशन आ चुका है। कैबिनेट मिशन का विरोध हो चुका है, जैसा कि मैंने बताया, और डायरेक्ट एक्शन डे आपको देखने को मिल चुका है। डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में मैं बात कर चुका था। अब समझना, ग्रेट कोलकाता किलिंग में 6000 हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को मार डाला, 20,000 अपंग हो गए, बलात्कार हुआ, उल्लंघन किया गया। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी बातें मैं आपको यहां पर लिख चुका हूं। हिंदू और मुसलमानों के बीच गृह युद्ध में बदल गया। ठीक है, और महात्मा गांधी ने इस स्थिति को शांत किया था। तो महात्मा गांधी पेसिफाइड दिस सिचुएशन, दिस कंडीशन वाज स्पेसिफाइड बाय महात्मा गांधी। अब इसके आगे देखना क्या होगा। यहां तक अगर आप बात समझ चुके हैं तो फटाफट बताइए भैया। इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। अब कैबिनेट अधिनियम के अंदर दोनों लोग शामिल हो जाते हैं। बताइए फटाफट से। शौर्या, नोट है यहां तक? अगर यहां तक नोट हो गया है तो मुझे दैड़ देसी बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, चलो। डायरेक्ट एक्शन डे हम पढ़ चुके हैं। अमृत राज कह रहे हैं आज मेरी पहली लाइव है। बहुत जल्दी लाइव ले लियो यार, आ जाओ। चश्मा नहीं मिल पा रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नोटेड, क्लियर, मैटर एकदम ओके की रिपोर्ट पर चल रहा है। ठीक है, चलो जी। यस सर, कैसे हैं आप? मैं सही हूं यादव जी, आप बताओ। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। चल, सब बढ़िया। ठीक है, तबीयत ठीक है? ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या मैटर होता है, इसके बाद आप देखेंगे कि भाई इसके बाद ही दोनों ही तरफ से हमें ये देखने को मिलता है, दोनों ही तरफ से ये देखने को मिलता है कि कैबिनेट मिशन के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों शामिल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, सितंबर 1946 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही कैबिनेट मिशन में शामिल हुए। 1946 में दोनों ही, ठीक है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ही, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ही सितंबर 1946 की बात कर रहा हूं ना मैं, तो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ही कैबिनेट मिशन में शामिल हुए। कैबिनेट मिशन में शामिल हुए, मिशन में शामिल हुए, शामिल हुए। दोनों ही कैबिनेट मिशन में शामिल हुए हैं। ठीक है, याद रखना। तो कैबिनेट मिशन के अंदर आप लिख लेना, इन सितंबर 1946 मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस ज्वाइंट कैबिनेट मिशन, ज्वाइंट कैबिनेट मिशन 1946। अब कैबिनेट मिशन के द्वारा दो चीजें इंपॉर्टेंट कराई गई हैं।
ठीक है, दो चीजें इंपॉर्टेंट कराई गई हैं कैबिनेट मिशन के अंदर। दो चीजें इंपॉर्टेंट कराई गई हैं। पहली कैबिनेट मिशन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या कराई गई है? अंतरिम सरकार का बनना, वो यहीं पर हुआ है, अंतरिम सरकार का बनना, अंतरिम सरकार का बनना, बनना, मेकिंग ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, मेकिंग ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, मेकिंग ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। और दूसरा क्या काम होता है यहां पर? संविधान सभा का बनना, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का बनना, संविधान सभा का बनना, का बनना, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दोनों काम सक्सेसफुल हो पाए। असेंबली, दोनों ही काम सक्सेसफुल हो पाए थे। लेकिन ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, इसको हम पढ़ते कहां पे हैं भाई? ये वाली दोनों पोर्शंस को पढ़ा जाता है इंडियन पॉलिटी में, और इंडियन पॉलिटी में मैं इसको पढ़ा चुका हूं। इन दोनों का ही बनना और इनका कंप्लीट होना, मैं इन दोनों को ही आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो इसको हम किस में पढ़ते हैं? इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना थोड़ा सा, इसको कहां पढ़ा जाता है? इंडियन पॉलिटी में पढ़ा जाता है। इंडियन पॉलिटी में इसको पढ़ा जाता है, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में इसको पढ़ते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में इसको पढ़ा जाता है और उसके अंदर हम इसको पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो आपको होगी नहीं। ठीक है, तो क्योंकि ये भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ा जाता है, तो इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। इसके बाद देखिए क्या होता है। बहुत क्लासिक तरीके से इसके बाद का मैटर समझिए। बहुत क्लासिक तरीके से इसके बाद का मैटर जो है आपको समझना पड़ेगा। और मैटर कुछ इस प्रकार से है कि इसकी जब स्थापना हो जाती है, इसके बाद भी पाकिस्तान निर्माण की कड़ी अभी भी शुरू नहीं हुई थी, जिस कारण से मुस्लिम लीग शांत नहीं बैठ रही थी। ठीक है, ये समझिए। इंडियन पॉलिटी में मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। ये दोनों ही हिस्से वहीं पर आते हैं क्योंकि ये राज्य व्यवस्था के प्रभाव है। ठीक है, इतना होने के पश्चात भी मैं लिख दूं, इस स्थिति में भी, इस स्थिति में भी पाकिस्तान के निर्माण का रास्ता साफ नहीं था। पाकिस्तान के निर्माण का रास्ता साफ नहीं था। पाकिस्तान निर्माण का रास्ता साफ नहीं था। पाकिस्तान निर्माण का रास्ता साफ नहीं था। साफ नहीं था। ठीक है, पाकिस्तान निर्माण का रास्ता साफ नहीं था। इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम, पाकिस्तान निर्माण का मतलब होता है स्टैब्लिशमेंट या फाउंडेशन। पाकिस्तान फाउंडेशन वे wasn't clear, wasn't clear, वो क्लियर नहीं था। पाकिस्तान के निर्माण का रास्ता बिल्कुल भी साफ नहीं था। ठीक है, याद रखना। तो मुस्लिम लीग वॉज डिमांडिंग पाकिस्तान, सो मुस्लिम लीग वॉज डिमांडेड पाकिस्तान, तो मुस्लिम लीग स्टिल डिमांडिंग पाकिस्तान, स्टिल डिमांडिंग पाकिस्तान, स्टिल डिमांडिंग पाकिस्तान। अतः इस कारण से मुस्लिम लीग अभी भी पाकिस्तान मांग रही थी। ठीक है, चलिए। अतः अभी भी पाकिस्तान की, अभी भी मुस्लिम लीग मांग कर रही थी, मांग कर रही थी। तो मुस्लिम लीग अभी भी मांग कर रही थी, ऑब्वियस सी बात है, मांग तो करेगी करेगी। तो ये पॉइंटर्स आपके क्रिएट होते हैं बहुत ल्यूसिडली और बहुत क्लियरली। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मांग हुई है जी, और मजबूत मांग इनके द्वारा की गई है, तो इसी मांग को हम देखते हैं। ठीक है, फटाफट समझिए।
अगर आपको ये बात समझ में आई है तो मुझे बताइए। इसके बाद हम देखते हैं। तो इसके बाद आपको देखने को पड़ेगी मिलेगी एटली डेक्लरेशन। एटली डेक्लरेशन, यहां जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है वो ऑब्वियस ही बात है 1996 में बनी होगी। इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी और इसमें कांग्रेस भी शामिल थी। इस इंटरिम गवर्नमेंट है, ठीक है। चलो, हेमंत डट जा छुरे। चलिए। मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताइए। पॉलिटी कहाँ पढ़ाते हैं यार, ऐप पे पढ़ाता हूँ। नोट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद आपको देखने को मिलती है एटली डेक्लरेशन। एटली डेक्लरेशन देखने को मिलती है 20 फरवरी 1947। 20 फरवरी को आपको एटली डेक्लरेशन देखने को मिलेगी। कब? 20 फेब को देखने को मिलेगी एटली डेक्लरेशन। 20 फेब 1947 में देखने को मिलती है एटली डिक्लेरेशन। एटली डेक्लेरेशन, एटली का डेक्लेरेशन। तो एटली के डेक्लेरेशन की बात आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है? एटली उद्घोषणा। उद्घोषणा, एटली की उद्घोषणा आपको यहां देखने को मिल जाती है, ठीक बात है। हाँ जी सर। तो एटली की उद्घोषणा जो आपको यहां देखने को मिली है इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। एटली उद्घोषणा आपको यहां देखने को मिली है, बताइए सर जी। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जो एटली ने यहां पे डिक्लेयर करने की कोशिश की है, इसने कहा है कि हम भारत को जून 1948 तक कभी भी आजाद कर देते हैं। ठीक है, चलिए। इसमें ये कहा है, एटली कौन है सर? ब्रिटेन का पीएम है। ब्रिटेन का पीएम है और इसका कहना क्या है कि आई विल मेक श्योर, या फिर हम भारत को, हम भारत को हम भारत को 1900 जून 1948 तक आजाद कर देंगे। हम भारत को जून 1948 तक, जून 1948 तक आजाद कर देंगे। आजाद कर देंगे। इसने कहा है वी विल सेट इंडिया इंडिपेंडेंट टिल जून 1948। विल सेट इंडिया इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट पेंडेंट बाय जून 1948। जून 1948, तो जून 1948 तक हम क्या करेंगे? इंडिया को इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे। लेकिन इसमें पता है क्या, इसने पाकिस्तान का जिक्र कहीं नहीं किया कि हम पाकिस्तान को जिक्र कर देंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान को कोई जिक्र ही नहीं हुआ। तो पाकिस्तान यानी मुस्लिम लीग फिर से जो है हिंसक हो गई। इसमें पाकिस्तान की कहीं कोई बात नहीं की गई। तो पाकिस्तान के लिए जो लड़ रही थी दैट वाज मुस्लिम लीग, वो यहां हिंसक हो जाती है फिर से। तो यहां मुस्लिम लीग हिंसक हो गई। मुस्लिम लीग पुनः हिंसक हो गई। मुस्लिम लीग पुनः हिंसक हो जाती है। मुस्लिम लीग पुनः हिंसक हो गई। हिंसक हो गई। अगेन मुस्लिम लीग बिकेम वायलेंट, वोलेंटिक। अगेन मुस्लिम लीग बिकेम वायोलेंटिक। वालेंटिक फिर से हो जाती है, वालेंटिक हो जाती है फिर से। ठीक है सर जी। तो मुस्लिम लीग पुनः जो हिंसक हुई है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि जी मुस्लिम लीग फिर से हिंसक हो गई है। और इस वजह से क्या होता है, इस कारण वेवल भारत छोड़कर चला जाता है। इस कारण वायसरॉय, वायसरॉय का नाम है वेवल। वेवल। एक बच्चे ने मुझे कल मैसेज करके कहा कि सर आप वेवल की स्पेलिंग गलत लिखवाते हो। वेवल की स्पेलिंग वेवल होनी चाहिए, ये वाली वेवल होनी चाहिए, वेवल। देखो भाई, ये राइटिंग राइटिंग का खेल है। ठीक है, हमें मतलब क्या है, हमें है मतलब इससे है कि हाँ ठीक है वेवल लिख रहा है, बात खत्म हुई। तुम्हें राइटिंग ऐसे नहीं लिखनी है। और अगर तुम वेवल भी लिखोगे तो वो भी सही है। बहुत सारी किताब ये लिखती है राइटिंग। ठीक है, मैं डब्ल्यू से स्टार्ट नहीं करता, कुछ क्लासों में मैंने डब्ल्यू से भी स्टार्ट करा है। तो ये राइट इस मतलब स्पेलिंग का कोई मैटर ही नहीं करता यहाँ पे। और ऑब्वियसली स्पेलिंग मैटर करती है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, चलिए। ठीक है,
ठीक है, चलिए। तो वेवल आप देखें, देखना। तो आज जो है पेपर था चल का, तो उसमें लिखा हुआ है कि सर आज पेपर था, सारा आपके में से पढ़ाया हुआ आया था, लेकिन एग्जामिनर ने मुझे क्वेश्चन करने नहीं दिए। ठीक है, वो बोल रहे थे कि एसएसटी आपका सब्जेक्ट नहीं है, आप मैथ साइंस के क्वेश्चन करिए। ये भी बढ़िया है। ठीक है, चलो यहाँ पे आप समझिए कि वही वेवल यहां पर जो है वायसरॉय है, ये रिजाइन दे देता है, रिजाइंड, इसने यहां रिजाइन कर दिया, रिजाइंड यानी इसने यहां त्याग पत्र दे दिया, इसने यहां त्याग पत्र दे दिया, और यहां पर इसने ऑपरेशन जीरो पावर इनिशिएट कर दिया, और इसने प्रारंभ किया, वेवल ने यहां प्रारंभ क्या कर दिया, इनिशिएट क्या कर दिया, प्रारंभ या इनिशिएट क्या करा है भाई, ऑपरेशन जीरो पावर। जीरो पावर तो हो चुका था, ऑपरेशन मैड हाउस शुरू करा है। ऑपरेशन जीरो पावर तो तब स्टार्ट हुआ था जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। ऑपरेशन मैड हाउस आपको यहां देखने को मिला। ऑपरेशन मैड हाउस का मतलब क्या था कि भारत के जितने भी लोग हैं उन्हें लड़ने दो इन्हें, क्या मतलब है इनसे, हमारा कोई मतलब नहीं है, ना गुथने दो, मरने दो, हम भारत छोड़ के चलते हैं। ठीक है, और वो यहां से रिजाइन करके लंदन चला गया। लेकिन अगर ये लंदन चला जाता और भारत को हम ऐसी स्थिति में छोड़ दे तो ब्रिटेन के ऊपर कलंक लग जाएगा। ब्रिटेन अपनी इस झूठी शान को बचाने के लिए भारत में एक वायसरॉय को भेजता है जिसका नाम है माउंटबेटन। ठीक है, चलिए, रिजाइन देकर, त्यागपत्र देकर कहां चला गया, लंदन चला गया, वेंट लंदन चला गया, वेंट लंदन यानी कि भाई लंदन चला गया है ये। ठीक है, इंग्लैंड चला गया, इस वजह से अपनी इज्जत को बचाने के लिए अब इन लोगों को काम करना ही पड़ेगा। इस कारण से एटली भारत के अंदर माउंटबेटन को भेजता है, इस कारण एटली भारत में माउंटबेटन को भेजता है, माउंटबेटन को भेजता है। इसलिए एटली भारत में किसको भेजता है, माउंटबेटन को भेजता है। माउंटबेटन को भेजा गया फरवरी में, 21 फरवरी में आया था ये। माउंटबेटन भारत के अंदर आता है, किस पद पर, वायसरॉय के तौर पर। वायसरॉय किसको बनाया जाता, माउंटबेटन को बनाया जाता है। माउंटबेटन को इसलिए बनाया गया ताकि ये भारत पाकिस्तान की समस्या का हल कर सके। माउंटबेटन को एक कार्य सौंपा जाता है, माउंटबेटन का एक ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, माउंटबेटन को एक ऑब्जेक्टिव, मिशन पे है छोरा, उद्देश्य है, मिशन पे है छोरा। उद्देश्य क्या है, भारत पाकिस्तान की समस्या का हल करना, भारत पाकिस्तान समस्या का हल, भारत पाकिस्तान समस्या का हल, पाकिस्तान समस्या का हल। भारत पाकिस्तान समस्या का हल, ठीक है, ये इसमें करना है। तो बस, ठीक है, जो भारत पाकिस्तान का डिस्प्यूट चल रहा है, जो परेशान चल रहा है, उसका हल करने के लिए माउंटबेटन यहां पर आया। अब जो काम वेवल पीछे 6 साल से नहीं कर पाया, जो काम ब्रिटेन पीछे 20 साल से नहीं कर पाई, माउंटबेटन ने पता क्या करा, 3 महीने में आकर सिस्टम बांध दिया। कि देखो तुम्हें जो चीज सोचने में टाइम लगता है ना, माउंटबेटन का क्या था कि जहां तुम लोग सोचना बंद करते हो ना, उससे 3 किलोमीटर आगे से तो मैं सोचना शुरू करता हूं। इसने कहा किलोमीटर के हिसाब से डर बैठा दूंगा, किलोमीटर के हिसाब से, समझ रहे हो। चलो, भारत पाकिस्तान समस्या का हल करने के लिए वो यहां पर आता है, और जिस हिसाब को करने के लिए भाई ने पता कितने दिन लिए, 2 महीने, ज्यादा 2 महीने, फिर वाह भाई। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे जो 2 महीने यहां पे लिए गए हैं उसको समझो कौन से 2 महीने हैं, है ना। नेक्स्ट, बताइए फटाफट से। हम्म, आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर जो समस्या का, तो यहां पर माउंटबेटन क्या करता है, बेसिकली एक समस्या का हल निकाल देता है। ठीक है, चलिए, है ना। चलो, लास्ट लाइन इंग्लिश, ठीक है, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट ऑफ भारत एंड पाकिस्तान। ठीक है, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन भारत एंड पाकिस्तान। तो जो माउंटबेटन भारत में आया है, तो माउंटबेटन क्या करता है यहां पर, माउंटबेटन यहां पर रिजॉल्व करता है
भारत पाकिस्तान समस्या को। तो 3 जून में वो प्लान लेकर आता है, एक प्लान लेकर आता, 3 जून प्लान। 3 जून प्लान, या इसको बोलते हैं 3 जून प्लान को बोला जाता है भारत या माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान ये पहली बार ये कहता है, तब पहली बार कहा जाता है 3 जून 1947 में। 3 जून 1947 में प्लान आया था, और इस प्लान में पहली बार एक बात कही जाती है, और वो बात क्या है वो समझिए। इस प्लान में पहली बार एक बात कही गई कि भारत और पाकिस्तान, क्या बात कही गई है कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र बनेंगे। भारत और पाकिस्तान, भारत एंड पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र बनेंगे। 2 अलग अलग राष्ट्र बनेंगे, 2 अलग अलग राष्ट्र बनेंगे। भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र बनेंगे, ठीक है। ये नहीं कहा गया कि कौन कौन से, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी 2 डिफरेंट नेशंस। इंडिया एंड पाक विल बी 2 सेपरेट नेशंस। और जब ये 2 अलग अलग राष्ट्र बनेंगे ना भाई, जब अलग अलग राष्ट्र बनेंगे, तो इसके अंतर्गत ये भी याद रखना कि इनके बीच की जो सीमा का विभाजन है, सीमा विभाजन या बाउंड्री डिवीजन रेड क्लिफ करेंगे। बाउंड्री का डिवीजन कौन करेंगे? बाउंड्री डिवीजन जो किया जाएगा, बाउंड्री का डिवीजन, ठीक है। सीमा का विभाजन, बाउंड्री का डिवीजन चार्ल्स रेडक्लिफ की रेडक्लिफ कमेटी के आधार पर होगा, और रेडक्लिफ लाइन के बेसिस पर होगा, रेडक्लिफ लाइन के बेसिस पर। अब ये जो रेडक्लिफ सीमा है ना, रेडक्लिफ रेखा है, रेडक्लिफ सीमा है या रेडक्लिफ रेखा है, ये रेडक्लिफ रेखा के ऊपर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, जी हाँ, ठीक है, रेडक्लिफ रेखा के हिसाब से किया जाएगा। और रेडक्लिफ की लाइन किसने बनाई थी? ये किसने बनाई गई थी? बाई चार्ल्स रेडक्लिफ। एक व्यक्ति थे चार्ल्स रेडक्लिफ, उन्होंने ऐसा किया था, चार्ल्स रेडक्लिफ, ठीक है। अलग ही आदमी था चार्ल्स रेडक्लिफ भी, ठीक है। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ समझिए। ये कहा गया कि जितनी भी देसी रियासतें होंगी वो स्वतंत्र होंगी, वो कहीं भी जा सकती हैं। या फिर इसमें ये भी लिख लेना कि 2 स्थानों पर जनमत संग्रह किया गया, रेफरेंडम किया गया, जनमत संग्रह किया गया, रेफरेंडम किया गया, रेफरेंडम किया गया। रेफरेंडम का मतलब होता है वोटिंग काइंड ऑफ की गई। रेफरेंडम का मतलब होता है वोटिंग काइंड ऑफ या की गई है। 2 स्थानों पर जनमत संग्रह, रेफरेंडम किया गया। और ये जो रेफरेंडम आपको देखने को मिल जाता है, जनमत संग्रह आपको देखने को मिल जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात समझना कि हाँ, जो जनमत संग्रह बेसिकली चल रहा है, ये 2 स्थानों पर देखने को मिल रहा है। पहला असम के सिलसट में, और एक है उत्तर प्रदेश में। ये किस लिए हो रहा था? ये हो रहा था कि कौन व्यक्ति कहां रहना चाहता है, ठीक है। इसके बाद कहा गया कि जितनी भी देसी रियासतें हैं वो स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए, देसी रियासतें स्वतंत्र होंगी, जो देसी रियासतें होंगी वो होंगी स्वतंत्र, ठीक है। चलो, प्रिंसली स्टेट जो होंगी वो कैसी होंगी? विल बी इंडिपेंडेंट, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रहेंगी, विल बी इंडिपेंडेंट आपकी रहने वाली है। तो ये कैसी रहने वाली है? प्रिंसली स्टेट जो होंगी वो इंडिपेंडेंट रहने वाली है, विल बी इंडिपेंडेंट, पूर्णतः इंडिपेंडेंट रहेंगे। कैसी रहने वाली है? इंडिपेंडेंट रहने वाली है।
बिल्कुल खुलतम रहने वाली है, इंडिपेंडेंट रहने वाली है। और इस परिस्थिति में एक बात याद रखना, इंडिपेंडेंट तो है ही है, और साथ में एक चीज और है कि प्रिंसली स्टेट तो भैया इंडिपेंडेंट रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, जहां जाना चाहे जा सकती हैं। ठीक है, अगर ये चाहे तो पाकिस्तान में जाए, चाहे तो ये हिंदुस्तान में, चाहे तो ये पाकिस्तान में चली जाए, या चाहे तो ये इंडिया में रह सकती है, इनकी इच्छा है। ठीक है, इनकी इच्छा है, चाहे तो इंडिपेंडेंट रहना चाहे इंडिपेंडेंट रह सकती है, चाहे तो स्वतंत्र रहना चाहे स्वतंत्र रह सकती है। इस पूरे प्लान को क्या कहा गया, इस पूरे प्लान को क्या कहा गया, ये वाला जो प्लान था देसी रियासतों से संबंधित, इसी प्लान को एक बार पहले भी इंट्रोड्यूस किया गया था अप्रैल और मई के महीने में। अप्रैल मई 1947 में भी इस प्लान को लेकर आया गया था, अप्रैल और मई के महीने में 1947 में प्लान लाया गया था। और तब इसका नाम क्या था, डिकी बर्ड प्लान। क्या नाम था, डिकी बर्ड प्लान। इसका नाम था डिकी बर्ड प्लान, डिकी बर्ड प्लान, डिकी बर्ड प्लान इसका नाम दिया गया था। क्यों दिया गया डिकी बर्ड नाम इसको, क्योंकि डिकी बर्ड नाम का एक पक्षी है जो कि ब्रिटेन में पाया जाता है, जो उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, बस उड़ता ही रहता है, उसकी जहां मर्जी करती है वहां बैठता है। ठीक है, जो उसकी मर्जी करती है वो करता है। तो इस पूरे के पूरे प्लान को, देसी रियासत वाले प्लान को डिकी बर्ड प्लान किया गया, जो माउंटबेटन प्लान का एक हिस्सा था। ठीक है भाई, आपको बैकग्राउंड में कोई आवाज तो नहीं आ रही, आ रही है? एक मिनट रुको। अब भी आ रही है? अब तो आ रही होगी। हेलो, अब भी आ रही है क्या? अभी अभी तो नहीं आ रही होगी। सर आपने अपने डोपलगैंगर को देखा? नहीं यार मैंने नहीं देखा, आपको दोबारा सेंड कर देना। क्या नाम है आपका? टीसीएस नाम क्या है आपका? अब नहीं आ रही होगी आपको बैकग्राउंड नॉइस। आवाज भनक रही है अब थोड़ी यार। हाँ अब क्यों आ रही है? नहीं आ रही ना, बस आ रही है। प्रणाम अनुज, बढ़िया भाई, आप बताओ किसे हो? नहीं आ रही, ठीक है। तो इसमें आप याद रखना देसी रियासतें जो है स्वतंत्र होंगी, ये डिकी बर्ड प्लान था। लेकिन इसमें कहीं पर भी तारीख नहीं बताई गई थी कि तारीख कौन सी होनी चाहिए। तो तारीख को पहली बार कब बताया जाता है? ठीक है चलो, ठीक है चलो, अब तारीख के बारे में पूछा जाता है, तारीख कौन सी बताई जाती है? तारीख अब समझिएगा, तारीख के बारे में, तारीख के बारे में समझिएगा कि तारीख यहां पे किस तरीके से डिसाइड होती है। माउंटबेटन के द्वारा लोगों के प्रेशर में आके डेट को अनाउंस कर दिया गया। एग्जैक्टली इसका कोई बेस नहीं मिलता। एक किताब है, किताब का मैं रेफरेंस दे रहा हूं, बुक का नाम है मिडनाइट एट फ्रीडम। एक बुक है, बुक का नाम है मिडनाइट एट फ्रीडम, एट फ्रीडम। मैं इस बुक से ये रेफरेंस ले रहा हूं। ठीक है, मिडनाइट एट फ्रीडम बुक से मैं रेफरेंस ले रहा हूं कि भारत की जो डेट है ना कि 15 अगस्त को भारत आजाद होगा, ऐसा कोई एग्जैक्टली कोई पैटर्न नहीं था। ठीक है, इसका कोई एग्जैक्टली पैटर्न नहीं था। या माउंटबेटन डिक्लेयर्ड द डेट अंडर प्रेशर ऑफ पीपल्स, अंडर इंडियन पीपल्स प्रेशर विदाउट ब्रिटिश कोऑर्डिनेशन, विदाउट ब्रिटिश कोऑर्डिनेशन। तो कहने की बात यह हुई कि माउंटबेटन ने जो तारीख को डिसाइड कर दिया था, माउंटबेटन ने आजादी की तिथि को, आजादी की तिथि को, दबाव में पेश किया था, दबाव में पेश किया था, पेश किया बगैर ब्रिटिश सहमति के, बगैर ब्रिटिश सहमति के, बगैर ब्रिटिश सहमति के, ब्रिटिश सहमति के।
ठीक है, विदाउट ब्रिटिश कोऑर्डिनेशन इट वाज स्टार्टेड। ठीक है, तो ये आपको एक बुक मुटाइटेड फ्रीडम में देखने को मिलता स्टेटमेंट है। और फिर इसी के बेसिस पर, क्योंकि इसने डिक्लेयर कर दिया था कि 15 अगस्त को हम आपको आजादी दे देंगे, इसने डिक्लेयर किया था कि हम 15 अगस्त को आपको आजादी दे देंगे, इसने कहा था। तो इसके बाद ही ये चीज डिसाइड होती है कि 4 जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद में एक एक्ट आता है। ब्रिटिश संसद में एक एक्ट आया, ब्रिटिश संसद में एक एक्ट आया, ब्रिटिश संसद में एक एक्ट आया, एक एक्ट आया, एक एक्ट पेश किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, अ एक्ट इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, अ एक्ट इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, एक एक्ट आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, 4 जुलाई लिख रखा है भाई। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट आता है जिसको क्या कहा गया था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, चलिए ठीक है स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो जब ये अधिनियम आता है ना आपका, तो इसके बारे में याद रखना कि 4 जुलाई को आता है और 18 जुलाई को, ठीक है, 18 जुलाई को ये पारित हो जाता है। 18 जुलाई को ये पारित हो गया, 18 जुलाई 1947 को ये पारित हो गया, पारित हो गया। पारित कहां से हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। पारित कहां से हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो है पारित हो जाता है। 18 जुलाई 1947 की बात आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ था इस अधिनियम में, लिखा हुआ था कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बनेगा, 15 अगस्त को हिंदुस्तान बनेगा। एक बच्चा कह रहा है सर आपने एक भी पीवाईक्यू नहीं कराया। खुशी विश्नोई का कहना है, खुशी विश्नोई एक भी पीवाईक्यू इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि थ्योरी की क्लास थी। जो पीवाईक्यूज आपको करने होते हैं वो प्रैक्टिस के अंदर कराए जाते हैं, जो मैं यूट्यूब पे भी करा रहा हूं और सुपर 5000 बैच में भी करा रहा हूं, प्लस बाकी जगह जहां पर भी मौका मिलता है थ्योरी क्लासेस के अलावा प्रैक्टिस क्लास लेने का, वहां पर भी कराता हूं। ये क्लास इसलिए थी ताकि आपकी थ्योरी जनरेट हो पाए। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपके लिए पीवाईक्यूएस की एक बड़ी सी वीडियो अपलोड करा दें। ठीक है भाई, हर एक चीज का एक तरीका होता है ना बाबू। अब समझिएगा इसमें क्या कहा गया। पहला तो कहा गया कि 14 अगस्त को बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान बनेगा। फिर कहा गया 15 अगस्त को बनेगा हिंदुस्तान। ठीक है, इंडिया, भारत बनेगा। हिंदुस्तान कोई शब्द नहीं आया था, भारत बनेगा। और प्रिंसली स्टेट रहेंगी आजाद। प्रिंसली स्टेट जो होंगी वो होंगी इंडिपेंडेंट, वो कहीं भी जा सकती है। देसी रियासतें होंगी स्वतंत्र, देसी रियासतें स्वतंत्र रहेंगी, देसी रियासतें स्वतंत्र होंगी। ठीक है, चलिए मतलब ऐसा नहीं करते तो माउंटबेटन की अंडरवर्ल्ड में थूथू हो जाती। जी हां, अगर ऐसा नहीं करते तो माउंटबेटन की अंडरवर्ल्ड में थूथू हो जाती, इसलिए करना जरूरी था। ठीक है, चलिए ठीक है, अब मेरी बात सुन विशाल भाई, अब यहां बात को सुनो बहुत ध्यान से, कि जो बात मैंने आपको यहां बताई है इसको बहुत ध्यान से समझना। अच्छा, माउंटबेटन ने इस तारीख को ही क्यों चुना था, ये यहां पे होता है कंप्लीट, लेकिन मेरी बात को समझना। माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही क्यों चुना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। माउंटबेटन जो था वो एक सेना का कमांडर था। पारित करने का मतलब क्या था, पास। ठीक है, पास या एक्सेप्टेड बोलते हैं, पास फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब समझना कि माउंटबेटन जो है ये एक सेना का कमांडर हुआ करता था, और बात है 1945 15 अगस्त की। माउंटबेटन को जापानी सेना ने घेर दिया था, लेकिन 15 अगस्त के अंदर जापान ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और इसकी जान बच गई, वरना ये 15 अगस्त 1945 में मारा जाता। तो इसके जीवन में सबसे अहम तारीख कौन सी थी, 15 अगस्त। वो इसके सबसे लकी डेट थी इसके जीवन की, और इसी वजह से इसने कहा कि भारत 15 अगस्त को आजाद हो जाएगा। ठीक है सर। फिर पाकिस्तान 14 अगस्त को क्यों आजाद हुआ,
बताइए। देखो, पाकिस्तान 14 अगस्त को इसलिए आजाद हुआ कि जब इस इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पर बहस चल रही थी तो जिन्ना को बुलाया गया। जिन्ना आता है, जिन्ना से पूछा कि तुम अपने देश के लिए क्या चाहते हो जिन्ना? तो जिन्ना ने पता है क्या कहा? प्रभु, मैं बस एक छोटी सी चीज चाहता हूं कि हमारा जो देश है वो इनके देश से पहले बन जाए। तो जिन्ना के लिए कहा गया तथास्तु, कि तुम्हारा देश एक दिन पहले बनेगा, ये कभी भी बने। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इंडिया जो है, इंडिया, इसके बारे में पूछा गया। पहले इंडिया नाम नहीं मिल रहा था हमें, इंडिया नाम तो चालाकी से लिया गया है। नेहरू जाते हैं अगले दिन, पहले दिन तो जिन्ना गए, अगले दिन नेहरू जाते हैं। नेहरू से कहा जाता है बताओ तुम क्या चाहते हो? तो नेहरू ने भी यही कहा था कि मैं पहले अपना राज्य चाहता हूं, कि पहले भारत बने। तो उसने कहा कि ये तो मांग लिया गया है, ये नहीं मांग सकते, कुछ और मांगो। तो पहले हमें भारत नाम मिल रहा था, तो नेहरू ने कहा हमें इंडिया नाम दे दो। और इंडिया के लिए नाम को क्लेम जो है नेहरू ने यहां पर कर लिया। अच्छा, जिन्ना ने पहले एक दिन पहले की आजादी क्यों मांगी थी? क्योंकि जिन्ना का मानना यह था कि अगर मैं एक दिन पहले आजाद हो जाऊंगा, भारत अगले दिन बनेगा। इसका मतलब भारत बाद में बना, पाकिस्तान पहले। मतलब पाकिस्तान ज्यादा पावरफुल, पाकिस्तान ज्यादा सक्सेसफुल, पाकिस्तान ज्यादा पहले बना। लेकिन नेहरू ने जाके कलेश ही काट दिया। उसने कहा इंडिया तो पहले से था, ये बना ही नहीं था, पाकिस्तान ही अलग हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये इस तरीके से होती है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न क्रिएट हुआ। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू था जिसने इंडिया का जो नाम है वो अपने लिए कमाया। दैट वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जिनकी वजह से आज हमें नाम इंडिया देखने को मिलता है। इसके बाद 15 अगस्त को हम आजाद हुए। 15 अगस्त को 1947 में हम आजाद हुए और तब एक नई सरकार का गठन किया गया। ठीक है, चलिए, ठीक है, फटाफट से इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हो, यहां पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, माउंटबेटन प्लान या कोई भी चीज है, डिकी बर्ड प्लान ये रहा। डिकी बर्ड प्लान के बारे में जो पीछे मैंने जानकारी दी है वो तो है ही। और ये रहा आपका मार्च और मई के बीच में, अप्रैल और मई बोला वो ज्यादा सही है, अप्रैल और मई के बीच में आया था। ये रहा, पंजाब और बंगाल अपने प्रांतों के विभाजन का मतदान करेंगे। नेहरू की हिंसक प्रतिक्रिया के बाद योजना को तुरंत छोड़ दिया गया था। ठीक है, इसके बाद यहां पे यह भी समझना कि माउंटबेटन प्लान क्या था। असम के सिलसट में जनमत संग्रह आयोजित हुआ। ठीक है, चलिए, और इस प्रकार से करके भारत का देश यानी हमारा देश आजाद हो जाता है। माइंड गेम खेल दिया था नेहरू ने, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को आज भी भिखारी है। हाँ भाई, हाँ है। खैर, तो आज आपकी क्लास होती है कंप्लीट। यहां पर आपकी मॉडर्न इंडिया का सिलेबस कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो भी नॉर्मल चीजें आपकी कुछ बची हैं, जैसे आपके गवर्नर जनरल्स, वाइस रॉयस बचे हुए हैं, उसके लिए स्पेशल सेशन आपका मिल जाएगा। ठीक है, वो स्पेशल सेशन के थ्रू कंडक्ट होगा। मेजर जो आपका पोर्शन होता है वो हमने यहां पर करा दिया है। अब इसका स्टैटिक सा पोर्शन बचता है जो मैं बहुत जल्द आपको ऐड करा दूंगा। प्लस आपकी आर्ट एंड कल्चर की जो क्लास बची है वो भी मैं कंडक्ट करा दूंगा। आपकी 2 क्लासेस बची हैं जो आपको एक सप्ताह में देखने को मिल जाएगी। वी द पीपल ऑफ इंडिया आई डिक्लेयर। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए, तो आज आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मॉडर्न इंडिया मेरी तरफ से पूर्ण है। महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि महात्मा गांधी विभाजन नहीं चाहते थे। जोरदार तालियां हो जाए। अरे वाह मुन्ना, ना मुन्ना ना। ठीक है, चलिए, एनसीएंट के बारे में मैं विचार करता हूं क्या कर सकते हैं एनसीएंट के बारे में। बाकी तो आप लोगों की डिमांड है, आप क्या चाहते हैं उसके हिसाब से हम जो है यहां पर कार्य करा देंगे। ठीक है, तो आपका मिडाइवल पूरा, मॉडर्न पूरा, ठीक है, और बाकी तो धुआंधार चल रही है जी बात। ठीक है, बाकी आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना सिलेक्शन बहुत जल्दी पूरा करें। ठीक है, बहुत बढ़िया। सरकारी नौकरी को देखते हुए एक युवक ने कहा, सरकारी नौकरी को देखते हुए एक युवक ने कहा, ठीक है, कि मेरी जिंदगी की परेशानी तुम नहीं हो, कि मेरी जिंदगी की परेशानी तुम नहीं हो, दिक्कत यह है कि तुम नहीं हो। ठीक है, समझ में आई बात? तो एक सरकारी नौकरी को देखकर युवक ने कहा कि मेरी जिंदगी की परेशानी तुम नहीं हो, परेशानी ये है कि तुम नहीं हो। ठीक है, तो इस प्रकार से चला। और अब हम धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं आप सभी की इतनी बेहतरीन और धुआंधार कमेंटों के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। तो यहां आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, इंडिया का बर्थ ऑफ इंडिया फ्रीडम दैट वाज कंप्लीटेड हियर।
इसके रिलेटेड जो भी होते हैं क्वेश्चंस के बारे में हम प्लान कर रहे हैं और जल्दी आपको क्वेश्चंस भी लगवाए जाएंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं आपके साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। संबंध हमेशा के लिए जुड़ चुका है। जो मेरी क्लास में एक बार आ चुका है वो हमेशा के लिए जो है मेरा छात्र रहेगा अनंत काल तक, ठीक है। तो आपको कभी भी कोई परेशानी होगी तो आपके समर्थन में मैं हमेशा आपको स्पष्ट दिखाई दूंगा। मतलब ऐसे नहीं कि हाँ तुम्हारे समर्थन में भी उसके नहीं, समर्थन में तुम्हारे में ही रहूंगा मैं, ठीक है। वो भी मजबूत तरीके से, छोटी मोटी बातें नहीं करते हम, फेंकने वाले काम नहीं है अपने, ठीक है। जो एक बार कह दिया वो कह दिया जी, ठीक है। तो ऐसे ही आपसे रेगुलरली मिलते रहे, बहुत अच्छा रहा, अच्छा सफर था। अगर आप सोशली कनेक्ट होना चाहते हैं तो jeetrana.77 इंस्टाग्राम आईडी है, कनेक्ट हो सकते हैं। और यूट्यूब पर जीत राणा जीएस सर्च करके भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जल्दी कराई जाएगी। कोई भी तैयारी तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उसका अभ्यास ना कर दिया जाए। तो आप अपना अभ्यास खुद भी करिए और बराबर रखिए। अब रेगुलरली आपसे मुलाकात यूट्यूब पर भी होती रहेगी और जल्द ही आपके बैच के अंदर कुछ स्पेशल शुरू करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बाकी जो जनमत चाहेगा, यानी जो जनता चाहेगी होगा भाई। ठीक है, अच्छा लगा मुझे बहुत, आज की क्लास बहुत बढ़िया रही, ठीक है, बहुत बढ़िया रही, मजा आया मुझे। फोन नंबर दे दो, क्या करोगे मेरे फोन नंबर का है, फोन नंबर का क्या करोगे, हमारा तो दिल का कनेक्शन है, छोटी बात मत करो, ठीक है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप याद कर लेना, कभी भी कोई परेशानी हो, ठीक है। मैंने अगर एक बार आपको जबान दी है मतलब जबान दी है, बात है बात की, और एक बार मैंने आपको बात दे दी फिर मैंने आपको बात दे दी, ठीक है जी हाँ। कोशिश करूंगा कुछ क्वेश्चंस आपको यहां पर भी अपलोड करा दें। और याद रखना, राणा को हानि राणा को जी कहते हैं। और बहुत बेहतरीन ढंग से आपकी क्लास में हम जुड़ेंगे, आगे आपसे फिर मिलेंगे। अब मुलाकात करते हैं आपसे अगली क्लास में, जो जल्द ही आपको पता लग जाएगा किस चीज की स्टार्ट होने वाली है, तो आपको यह मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गया कि सिलेक्शन के बाद आप जब आएंगे तो आपके इंतजार में मैं यहां बैठा हुआ हूं, ठीक है। तो हर एक छात्र जो इस क्लास से कभी ना कभी पढ़ा है, तो आप सभी के सिलेक्शन के इंतजार में मैं हूं और आपको पूरी ब्लेसिंग्स है कि आप भाई तगड़े तरीके से अपना सिलेक्शन ले लो, ठीक है। सिलेक्शन लीजिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।